गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास में आ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। कैसी चल रही है आप लोग की स्टडी? कमेंट में सभी लोग बताइए। मेरी वॉइस क्लियर है और जो स्क्रीन पर लिखा है यस कीजिए। सभी लोग यस कीजिए अगर आपको वॉइस क्लियर है और स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है स्टडी आप लोग की? थ्योरी में आप लोग रिवीजन कर रहे हो या छोड़ दिए सभी लोग? सिर्फ एमसीक्यूज करने से नहीं होगा, थ्योरी पार्ट को भी करना है साथ में, ठीक है? तभी बेस बनेगा एग्जाम में, आप तब अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए। कुछ टाइम के लिए वेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो सभी लोग आ गए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में नर्वस सिस्टम है ना, जो हमारा एक थ्योरी पार्ट रह गया था, थ्योरी में से नर्वस सिस्टम में जो डिजीज़ हमने देखा था, यानी तंत्रिका तंत्र में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में इसको किया था। और आज की क्लास में हम इसी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डिजीज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हमने हेडेक के बारे में पढ़ा था, और जो बैक पेन होता है, पीठ में दर्द होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बैक एक के और हेडेक के बारे में। आज की क्लास में हम अंग घाट, पच्छाघात, या फिर हम इसी को इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, पैरालिसिस। तो हम अंग घाट के बारे में आज की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसका हम समझेंगे इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है, क्या इसकी पीछे का कारण होता है, कि अगर शरीर में बीमारी हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, इसमें क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखाई देंगे, कहने का मतलब जो सिम्टम्स हैं, और इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या मैनेजमेंट होगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से आज की क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि अंग घाट या घात बोलते हैं या पैरालिसिस बोलते हैं, इसको आप लोग अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में कैसे इसको डिफाइन कीजिएगा, क्या समझते हैं पैरालिसिस से? आप लोग सभी कमेंट में बताइए, पैरालिसिस से आप लोग क्या समझते हो? ठीक है, अंग घाट या पच्छाघात से आप क्या समझते हो? सभी लोग बताइए। यहाँ पर स्क्रीन से डेफिनेशन पढ़कर या इंट्रो पढ़कर नहीं बताना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है इस टॉपिक पॉइंट से लेकर, वही आप कमेंट कीजिए सभी लोग। पैरालिसिस क्या है, अंग घाट या पच्छाघात क्या है? ठीक है, जैसा आप लोग बता रहे हो आंसर में कि इसमें हमारा बॉडी क्या होता है, काम नहीं करता है। पैरालिसिस में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है या बॉडी का कोई पार्ट है वो वर्क नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। और कोई कोई आप लोग में से बोल रहे हैं इसमें मसल्स वीक हो जाते हैं। बिल्कुल, मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। और इसमें न्यूरॉन का भी सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो न्यूरॉन का होता है। ठीक है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जब अपना काम सही से नहीं कर पाता है, इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके कारण अंग घाट या पच्छाघात होता है। ठीक है, मोस्टली न्यूरॉन के कारण। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब हम लोग इंट्रो थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए,
अंगघाट एक या अधिक मांसपेशियों की कार्य क्षमता की हानि अवस्था होती है। ठीक है, ऐसा एक अवस्था है, ऐसा एक कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी का जो मसल्स है, जो हमारे बॉडी का मसल्स है, मांसपेशी हैं, वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसमें प्रभावित भाग में उपस्थित संवेदी व चालक तंत्रिकाओं की संवेदनाओं का अभाव पाया जाता है। क्या हुआ यहाँ पर, मसल्स वर्क क्यों नहीं कर रहे? चलिए आपको यहाँ स्क्रीन पे बताती हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे हाथ का मसल्स है, ठीक है, हैंड है, ये क्या हो गया, हैंड हो गया। अब जैसे हाथ में, जैसे हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन है, ठीक है, जो न्यूरॉन है तंत्रिका कोशिका है, ये कई हमारे नर्व्स जिसको हम बोलते हैं, तो ये नर्व्स के थ्रू ही क्या होता है कि हमारे बॉडी से सिग्नल हमारे ब्रेन को जाती है और ब्रेन से हमारे बॉडी को, यही होता है। इस तरह से मैसेज जो है वो इम्पल्सेस के फॉर्म में ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक आता है। ठीक है, इम्पल्सेस। अगर मान लीजिए कि इसी न्यूरॉन में, इसी नर्व्स में कोई डिफेक्ट आ गया, कोई इंजरी हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई डिजीज हो गया, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नर्व्स में ही, न्यूरॉन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके वजह से जो ये सिग्नल कन्वे हो रहा है, सिग्नल जो इम्पल्स है, सिग्नल ब्रेन तक जा रहा है, वो नहीं जा पाएगा, या फिर ब्रेन से जो हमारे शरीर तक कमांड आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। इसके वजह से जो हमारा मांसपेशी होता है वो मूवमेंट नहीं करता है, अपना कार्य नहीं करता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, एज अ पैरालिसिस। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? सभी को ये क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, देख लीजिए। ये है, मान लीजिए हाथ है, ठीक है, क्या है, हैंड है। अब कोई भी शरीर का पार्ट हो सकता है, हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें जैसे अगर कुछ न्यूरॉन का गड़बड़ी हो जाए, क्या हो जाए, जो तंत्रिका तंत्र है उसकी गड़बड़ी हो जाए, न्यूरॉन की गड़बड़ी हो जाए, तो उसके कारण जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक जो जाना चाहिए वो अब नहीं जा पाएगा, और ब्रेन से यहाँ हाथ तक सिग्नल, जैसे अगर हमारा ब्रेन जो है कमांड दे रहा है हमारे हाथ को कि हाथ को उठाओ, ऊपर उठाओ, लेकिन न्यूरॉन का डिफेक्ट होने के कारण, तंत्रिका कोशिका की गड़बड़ी के कारण अब वो सिग्नल हाथों तक नहीं जा पा रहा है, कमांड बीच में ही रुक जा रहा है, तो हाथ क्या होगा, हाथ ऊपर नहीं उठेगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। आई होप आप लोग सभी को ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन अच्छे से, अंगघाट या पक्षाघात का इंट्रोडक्शन आप लोग को समझ आ गया? सभी लोग बताइए। ठीक है सभी को। चलिए, यहाँ के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद अब हम कारण जानते हैं, कॉजेस, कौन कौन से कॉजेस है, ठीक है, कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हमारा शरीर का कोई भाग या पूरा शरीर इफेक्टिव हो सकता है। तो इसमें देखिए, सबसे है पहला जो है यहाँ पर कारण, वो है स्पाइनल कॉर्ड में क्षति होना। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में क्षति होना। ये है ब्रेन, ब्रेन है, इसके ब्रेन के ये जो नीचे का पार्ट होता है, जो ऐसे रीढ़ के हड्डी में पतला सा जाता है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गया, स्पाइनल कॉर्ड में कोई क्षति हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, इंजरी हो गया, चोट लग गया, उस कारण भी क्या है, शरीर में पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, इस कारण भी शरीर में पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर कारण की बात करें, वो है पोलियोमाइलिटिस रोग अवस्था। ठीक है, जो पोलियो वायरस होता है ना, पोलियो वायरस के कारण भी शरीर में पैरालिसिस होता है। पोलियो जो वायरस होता है, पोलियो वायरस, ये भी बहुत खतरनाक होता है। ये हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है,
ये पोलियो वायरस हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही डैमेज करता है, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को ही डैमेज करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या बताए, जो ब्रेन का निचला भाग ऐसे ट्यूब की तरह, पतला ट्यूब की तरह जाता है, उसे ही हम स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे। पोलियो वायरस जिस इंसान को इन्फेक्शन होता है तो उसका स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, और हमारा जो सिग्नल है ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक कन्वे नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाता है। तो ये जो पोलियोमाइलिटिस रोग की अवस्था है ये भी एक कारण है। इसके अलावा इसके अलावा है स्थानीय न्यूरोपैथी। देखिए, एक न्यूरॉन में अगर शरीर के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, किसी भी अंग में अगर न्यूरॉन वहाँ का जो है, ये क्या है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, इसमें कोई दिक्कत आ गया, इसमें क्या हो गया, बीमारी हो गया, डिजीज़ हो गया, तो इसके बीमारी को, इसका जो बीमारी है, डिजीज़ है, इस अगर ये शरीर के किसी एक भाग में, शरीर के किसी एक भाग में अगर हो गया है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट कारण की बात करते हैं, वो है स्पाइना बाइफिडा विकार। बच्चों में जन्मजात विकृति जो होती है, जन्म से ही विकृति जो होता है वो होता है स्पाइना बाइफिडा मोस्टली, क्योंकि ये जो फेरस होता है उसकी कमी के कारण, फॉलिक एसिड की कमी के कारण ये स्पाइना बाइफिडा होता है, जिसमें इंसान का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो रीढ़ की हड्डी होता है, उससे ये स्पाइनल कॉर्ड बाहर की ओर इस तरह से उभार नजर आता है। जो मेम्ब्रेन है पतला सा, सिर को ढके हुए मेम्ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को भी ढकती है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देती हूँ। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इस पूरे सब को ढके हुए एक पतला सा झिल्ली है जिसको हम कहते हैं मेनिंजस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजस। अब ये मेनिंजस जब ये यहाँ से जब आता है तो ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाता है घुसते हुए, ये रीढ़ की हड्डी में अगर क्या हो जाता है, एक ऐसा विकार हो जाता है कि अगर बीच में इसका कहीं ओपनिंग रह जाता है या अच्छे से नहीं जुड़ पाता है, तो इसके अंदर से जो ये स्पाइनल कॉर्ड और इसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो बाहर से ऐसे निकल जाता है, ठीक है, एक उभार के रूप में ये निकल जाता है। तो बच्चे का पीठ देखने में कैसा लगता है, जैसे कुछ उभरा हुआ है, ठीक है, बच्चे का पीठ कैसा लगता है, कुछ उभरा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। तो जो बच्चे का स्पाइना बाइफिडा है, नर्व्स का प्रॉब्लम, स्पाइन का प्रॉब्लम है, तो वैसे बच्चे में पैरालिसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा गुलेन बेयर सिंड्रोम, ये गुलेन बेयर सिंड्रोम जो होता है, ये ऐसी बीमारी है जो हमारे क्रेनियल नर्व्स, जो हमारे क्रेनियल नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, उनको इफ़ेक्ट करता है। इसमें क्रेनियल नर्व्स में प्रॉब्लम के कारण, इंजरी के कारण क्रेनियल नर्व्स में मतलब सही से सिग्नल नहीं पहुंचने के वजह से पैरालिसिस हाथ पैर में देखने को मिलता है। तो गुलेन बेयर सिंड्रोम भी एक काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है नर्वस सिस्टम का, और ये एक कारण होता है शरीर में पैरालिसिस का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग अत्यधिक तनाव या दुखद क्षण। देखिए, अत्यधिक तनाव हो या दुखद क्षण हो, बहुत प्रॉब्लम हो, तो बहुत स्ट्रेस के वजह से भी क्या होता है, शरीर में पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस है तब भी क्या होता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब चलते हैं आघात। आघात यानी कि इंजरी, अगर क्या हो गया है, इंजरी हो गया है, चोट लग गया है, तो उसके वजह से अगर सिर में चोट लग गया, स्पाइन कॉर्ड में इंजरी हो गया, ठीक है, सिर में चोट लग गया है या स्पाइन कॉर्ड में चोट लग गया है, तो उसके वजह से भी पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वो है सेरिब्रल पाल्सी रोग अवस्था, ठीक है, जो हमारा सेरिब्रल है, हमारा जो ब्रेन का आगे का पार्ट है, इसमें अगर क्या हो गया है, सेरिब्रल पाल्सी हो गया है, पैरालिसिस हो गया है ब्रेन के आगे वाले भाग में,
तो यहाँ से ही जो मोस्टली जो कमांड हमारे शरीर को मिलता है वो फिर नहीं जा पाएगा और शरीर में भी क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट जो कारण है वो है पार्किंसन रोग। जो पार्किंसन डिजीज़ होता है ना, ये भी न्यूरॉन के इफ़ेक्ट के वजह से होता है। न्यूरॉन में डैमेज के कारण ही पार्किंसन डिजीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये है न्यूरॉन के जैसे इसमें क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। इसमें क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। इस माइलिन शीथ में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि ये जो शीथ है ये या तो एब्सेंट हो जाएगा या जो सिग्नल है वो क्या है, बहुत स्लो कन्वे होगा बॉडी तक, बहुत धीरे धीरे जाएगा, माइलिन शीथ खत्म होने लगता है। इसी को हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। जब माइलिन शीथ जो इसके ऊपर एक वाइट कलर का लगा हुआ रहता है वही अगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, नष्ट होने लगेगा, तो सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे तक जाने में टाइम लगेगा और हम कह सकते हैं कि इंसान को पैरालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम कारण जानते हैं वो है जन्म विकार। अगर कोई बच्चा जन्म से ही क्या है, उसको प्रॉब्लम है, जन्म से ही उसको क्या है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है शरीर में, ठीक है। तो जो जन्म से ही अगर पैरालिसिस है तो बाद में भी उसके शरीर में पैरालिसिस ही रहेगा और पूरा काम नहीं करेगा। तो ये कुछ कारण हैं जिसके वजह से शरीर में पैरालिसिस होता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड में क्षति होना, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके वजह से शरीर हमारा काम नहीं करेगा। अगर पोलियो वायरस का इन्फेक्शन हो गया है या फिर अस्थाई न्यूरोपैथी हो गया है, किसी एक जगह पे परमानेंट ही क्या हो गया है, न्यूरॉन्स में बीमारी हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा स्पाइना बाइफिडा विकार, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा विकार के वजह से बच्चे में जो है पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा है गुलियन बेयर सिंड्रोम, ठीक है। गुलियन बेयर सिंड्रोम इसमें की है कि इंसान का जो शरीर है उसमें न्यूरॉन, ठीक है, उसमें गुलियन बेयर सिंड्रोम में क्या होता है कि जैसे न्यूरॉन जो है वो नर्व्स डैमेज हो जाता है, नर्व्स काम नहीं करते हैं, तो उसके वजह से शरीर में पैरालिसिस होता है। बहुत स्ट्रेस के वजह से भी पैरालिसिस होता है। इसके अलावा कोई चोट लग गया है, शरीर के जो सिर का आगे का भाग है जिसको हम सेरिब्रल कहते हैं उसमें प्रॉब्लम हो गया है, पार्किंसन डिजीज़ हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सब कारण हैं जिसके वजह से पैरालिसिस होता है। जन्मजात विकार के कारण भी होता है। तो ये कुछ कारण हो गए। क्लियर है सभी को? कमेंट में बताइए। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया? कारण अच्छे से समझ में आया कि कौन सा कारण है, क्या क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से पैरालिसिस होता है? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, कारण क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम चलते हैं प्रकार या टाइप्स, ठीक है, कि पैरालिसिस जो है वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो पैरालिसिस टोटल 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है मोनोप्लेजिया। फर्स्ट कौन सा है? मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें शरीर का एक भाग, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे मुंह का कोई एक भाग हो, इसमें क्या है, एक भाग जो होता है वो उसी में प्रॉब्लम होता है, उसी में पैरालिसिस होता है, उसी को हम मोनोप्लेजिया कहते हैं। मोनो का क्या मतलब है? वन, वन या एक, ठीक है। तो इसमें अगर शरीर के किसी एक भाग में पैरालिसिस है उसको हम मोनोप्लेजिया कहेंगे। सेकेंड जो इसका टाइप है वो है हेमीप्लेजिया, ठीक है। सेकेंड टाइप कौन सा है? हेमीप्लेजिया। हेमी का क्या मतलब होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हाफ। तो शरीर का अगर एक तरफ का भाग, जैसे ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा है,
ये जो पर्सन है उसका ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इसमें शरीर के हाफ पोर्शन में, इतना हाफ पोर्शन में अगर पैरालिसिस होता है तो उसको हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, चाहे वो राइट साइड में हो गया चाहे लेफ्ट साइड में हो गया, तो उसको हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर टाइप की बात करें, थर्ड जो हमारे पास है वो है पैराप्लेजिया। थर्ड कौन सा है? पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि शरीर के निचले भाग में अंगाघात होना, पैरालिसिस होना। जैसे आपके स्क्रीन पे मैं एक ये ड्राइंग बना रही हूँ, इसमें शरीर का निचला भाग पैर आता है। ठीक है, कूल्हे और पैर, ये जो पेल्विस और लेग्स होते हैं, थाई होते हैं, अगर इनमें पैरालिसिस होता है तो उसको हम पैराप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा फोर्थ जो टाइप है वो है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्री का मतलब होता है फोर। क्वाड्री का क्या मतलब होता है? फोर। यानी कि गर्दन के नीचे पूरी शरीर में अगर लकवा होता है, पैरालिसिस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं ये अच्छे से समझ में आ गया सभी को? कमेंट में बताइए। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी, सभी लोग कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, मोनो, एक बार फिर से देखिए, 4 टाइप्स होते हैं। मोनोप्लेजिया जिसमें शरीर का एक भाग में पैरालिसिस होगा, हेमीप्लेजिया में एक तरफ का भाग पैरालिसिस होगा, पैराप्लेजिया में शरीर के नीचे का भाग पैरालिसिस होगा, और क्वाड्रीप्लेजिया में शरीर मतलब जो गर्दन है उसके नीचे का पूरा शरीर पैरालिसिस होगा। तो चलिए एक बार मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख लीजिए। इसके टाइप्स, कितने टाइप्स बताए थे? कितने टाइप्स बताए? टोटल 4 है ना। टोटल ये कितना हो गया? 4 हो गया। पहला हो गया मोनो, हेमी, पैरा एंड क्वाड्री। ठीक है, इसमें प्लेजिया लगा दीजिएगा। प्लेजिया मीन्स पैरालिसिस। ठीक है, ये 4 इसके हो गए टाइप्स। अब आप लोग मुझे बताइए हेमी का मतलब क्या है? हेमीप्लेजिया का मतलब क्या है? कमेंट में सभी लोग बताइए हेमीप्लेजिया का मतलब क्या है? हाँ, हेमीप्लेजिया मतलब शरीर का आधा भाग, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, पूरे बॉडी का हाफ पोर्शन में पैरालिसिस होगा, उसको हम हेमीप्लेजिया कहेंगे। ठीक है, ओके। अब मुझे आप बताओ क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब क्या है? क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब क्या है? सभी लोग कमेंट कीजिए। जो लोग क्लास को अच्छे से अटेंटिव होकर नहीं सुन रहे हैं अभी, ये थ्योरी पार्ट है, नर्वस सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए बी केयरफुल। सभी लोग एक शांति जगह पे जाइए, बैठिए, कॉपी पेन लीजिए और तब पढ़िए। ठीक है, सिर्फ क्लास को सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको क्लास में रिस्पॉन्स भी करना है, अच्छे से क्लास को अटेंटिव होकर सुनना भी है। सभी लोग कमेंट में बताइए कि क्वाड्रीप्लेजिया क्या होता है। हाँ, इसमें गर्दन के, नेक के नीचे का जो पार्ट है शरीर का वो पूरा पैरालाइज्ड हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड पैरालिसिस क्वाड्रीप्लेजिया ही होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेगा, फिर आपको क्वेश्चन एनालिसिस करना है, पता करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, फिर आप आंसर जो है वो आप ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच करके तब आंसर करना। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, तो टाइप्स हो गए सभी को क्लियर। नेक्स्ट चलूँ? ठीक है, अब हम चलते हैं चिन्ह एवं लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स। क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे जब किसी भी पर्सन को उसके शरीर में पैरालिसिस हो जाएगा? देखिए, इसमें है कि प्रभावित भाग में संवेदना का अभाव होगा। ठीक है, उसको कुछ वहाँ
अगर जो भी पार्ट में पैरालिसिस होगा उस पार्ट से उसको कुछ फील नहीं होगा। अगर कोई जैसे हाथ पैरालिसिस हुआ है और कोई किसी के हाथ पे चिट्टी काट रहा है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कोई उसको समझ नहीं आएगा, कोई फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो संवेदना है ये उसके दिमाग तक नहीं गया, क्योंकि वहाँ जो न्यूरॉन है, एग्जैक्ट जो वहाँ उस प्लेस का न्यूरॉन है वो डैमेज हो गया है इस वजह से। तो ये साइन सिम्टम दिखेगा। इसके अलावा जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शन होते हैं वो नहीं कर पाएगा इंसान। जैसे अगर किसी को भी पैरालिसिस होता है तो अपना नॉर्मल डेली एक्टिविटी, ब्रश करना, खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इसमें क्या हमें साइन सिम्टम दिखेगा कि कभी कभी ऊतकों का क्षय होना प्रारंभ होता है। अब क्योंकि नर्व्स जो है वो इम्पल्सेस को एक पोर्शन में, एक पार्ट में नहीं पहुंचा पाते हैं सिग्नल को, तो वहाँ पर हो सकता है ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो और वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ साइन सिम्टम हमें देखने को मिलता है जब किसी भी इंसान को पैरालिसिस होता है। चलिए एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रही हूँ, ध्यान से समझिए क्या क्या साइन सिम्टम होता है। पहला होगा प्रभावित भाग में संवेदनाओं का अभाव या कमी। इसके अलावा सामान्य शारीरिक क्रियाओं में असमर्थ रहेगा, नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगा। कभी कभी जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनका क्या हो जाएगा, क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको साइन सिम्टम बताए गए। अब हम चलते हैं, सभी को यहाँ तक क्लियर है? कमेंट में बताइए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हम चलते हैं मैनेजमेंट पे, प्रबंधन पर, ठीक है। हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट आता है तो अगर उसको पैरालिसिस है तो कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले तो जो भी पर्सन रहेगा जिसको पैरालिसिस होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको घूमने फिरने हेतु गतिशीलता उपकरण, बैठने की कुर्सी, ये सब उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चलने फिरने के लिए उपकरण देंगे, जैसे कि वॉकर्स होता है, क्रेंचेस होते हैं। जो वॉकर्स होता है क्या होता है, उसके सहारे इंसान चलता है, 2 कदम 4 कदम, थोड़ा दूर 10 कदम चलेगा। तो ये सब हम कुछ उपकरण देकर इंसान को चलने फिरने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा हम वैसे पर्सन जो अफेक्टेड है, जिसको पैरालिसिस हुआ है, उसको हम थोड़ा रेस्ट करवाएंगे, उसको बैठने के लिए चेयर देंगे। पहला प्रबंधन तो यही होगा। दूसरी बात, कई आधुनिक तकनीक द्वारा दैनिक कार्यों में सुविधा प्रदान करना, जैसे कि आवाज़ द्वारा उसके वातावरण तंत्रिका तंत्र के रोग, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने वाले उपकरणों का चलाने वाले तंत्र को उपलब्ध कराना। सिंपल सी ये बात है कि कई ऐसे हमारे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से कई ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, कई ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो सेंस के बेसिस पे चलते हैं, वर्क करते हैं, आवाज़ से वर्क करते हैं। तो उस तरह का उपकरण पेशेंट के आसपास हम रखते हैं तो उसके जो नॉर्मल बेसिक लाइफ है उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा काम हम इस तरह से कर सकते हैं मैनेजमेंट। तीसरा जो हम कर सकते हैं कि उसके दैनिक कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करना है। अगर पेशेंट ब्रश नहीं कर पा रहा है तो इट्स आवर ड्यूटी, हमारा ड्यूटी है कि हम उसको दांत को क्लीन करें, ठीक है। तो कई बेसिक जो है नीड होते हैं उसको पूरा करना होता है। नेक्स्ट है कि दर्द निवारक औषधियाँ प्रदान करना, ठीक है, पेन किलर, क्योंकि बॉडी में पैरालिसिस की वजह से पूरा जो मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और कभी कभी अगर ऐसा नहीं होगा तो स्पाज्म होगा, ऐठन होगा और दर्द होगा, ठीक है। दर्द को कम करने के लिए हम मेडिसिन देंगे, डाइक्लोफिनेक हो गया, उसी का सेम कंपोजिशन डोलो में भी आ जाएगा, आइबुप्रोफेन वगैरह हो गया, ठीक है। नसेट्स का कैटेगरी के सभी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं दर्द को ठीक करने के लिए। इसके बाद हम श्वसन कठिनाइयों में संवातन उपकरण या वेंटिलेटर व कृत्रिम
श्वसन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, यानी कि वैसा पेशेंट जो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, असक्षम है, उसको हम मशीन से सांस देते हैं। ठीक है, जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। ठीक है, चाहे तो वेंटिलेटर से उस पेशेंट को हैंडल कर लो या फिर कृत्रिम श्वसन देकर। ठीक है, खुद से माउथ टू माउथ ब्रीथ देने के बाद हम पेशेंट को एटलीस्ट स्टेबल कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट हो गए। इसके अलावा मांसपेशियों को शिथिल करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, मतलब मसल्स को भी रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ऐसा इंसान जिसको पैरालिसिस होता है वो काफ़ी पैनिक होता है, डरा होता है, बीपी अनकंट्रोल्ड होता है, बढ़ा हुआ रहता है। इसके लिए हम जो मसल्स हैं उसके बॉडी के, उसको हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है, बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट हो गया, किस तरह से हम पैरालिसिस को मैनेज करेंगे, ठीक करेंगे। एक बार फिर से चलिए देख लेते हैं। मैनेजमेंट में समझिए, प्रभावित व्यक्ति को घूमने फिरने के लिए उपकरण, बैठने की कुर्सी देंगे। ठीक है, जो इंसान को पैरालिसिस होगा उसको हम बैठने के लिए चेयर देंगे। इसके अलावा कई ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे टेक्नोलॉजी की वजह से जो, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से समझ आया कि हम उपकरण को दे सकते हैं, चलने फिरने के लिए मदद कर सकते हैं, बेसिक एक्टिविटी जो डेली का है वो करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि उसके दैनिक कार्यों को पूर्ण करने में हम उसकी हेल्प करेंगे, जैसे नहाना धुलाना, खाना खिलाना, ब्रश करना, ये सारी चीज़ें में हम हेल्प कर सकते हैं। दर्द अगर होगा उसके लिए हम मेडिसिन दे देंगे, है ना। और अगर उसको सांस लेने में दिक्कत होगी तो उसको मशीन के द्वारा सांस दिलाया जा सकता है या फिर कृत्रिम रूप से भी उसको सांस दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों की शिथिल करने वाली मेडिसिन प्रदान करना। ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन दे सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए, अब हम चलते हैं आघात वाले रोगी को कैसे घर पे हम देखभाल करेंगे उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। ठीक है, आघात वाले रोगी को हम घर पर कैसे देखभाल करेंगे वो हम पढ़ते हैं। और इसके लिए मैं जो है कलर दूसरा ले लेती हूँ। ठीक है, इसके लिए कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ। ठीक है, रेड ले लेती हूँ। चलिए, इसमें है कि आघात वाले रोगी की घर पे हम देखभाल कैसे करेंगे कि रोगी को उच्च फाउलर अवस्था या कार्डियक अवस्था देना चाहिए। ठीक है, उच्च फाउलर अवस्था कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, उच्च फाउलर अवस्था। ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है वो 90 डिग्री पे बैठा हुआ है। एक होता है कार्डिनल, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डिनल, जिसमें पेशेंट जो है वो आगे की ओर थोड़ा झुका होता है। पेशेंट जो है वो आगे की ओर झुका रहेगा, यहाँ पिलो रहेगा, इसी पे सिर रखेगा। ठीक है, आगे झुककर, उसको हम कार्डिनल अवस्था कहेंगे। तो ये दो पोजीशन, सबसे पहले तो हम पोजीशन का ध्यान रखेंगे, किस अवस्था में पैरालिसिस वाले पेशेंट को रखना है। एक हो गया उच्च फाउलर पोजीशन और दूसरा हो गया कार्डिनल पोजीशन। इसके बाद है कि रोगी की श्वसन नलिका में कोई स्राव हो तो रोगी को एक तरफ की अवस्था में लिटाकर स्राव बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, अगर उसको जैसे सिक्रीशंस आ रहा है, स्लाइवा आ रहा है, कुछ जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को जिनको पैरालिसिस होता है तो उनके मुंह से कुछ स्लाइवा हमेशा ड्रॉप होते रहता है, निकलते रहता है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरफ से स्लाइवा निकल रहा है या कोई सिक्रीशन निकल रहा है तो उसी तरफ अगर हम सिर को एक तरफ घुमा देते हैं तो उससे इंसान का जो सिक्रीशन है वो उसके फेफड़े में जाने से रुकता है, बचता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिर को एक तरफ घुमा देंगे। नेक्स्ट काम करना है कि रोगी में द्रव विद्युत अपघट
जो होता है उसके सामान्य स्तर को बनाए रखना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इंसान को फ्लूइड देते रहना है चाहिए, ठीक है। पीने के लिए पानी है, ये सब देते रहना चाहिए, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो है रोगी को उच्च आयरन व उच्च विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भोज्य पदार्थ प्रदान करना, ठीक है। हम क्या देते हैं, रोगी को उच्च आयरन देते हैं या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स देने से उसके शरीर को ताकत थोड़ा मिलेगा। इसके बाद है रोगी में असामान्यताओं की शीघ्र पहचान कर चिकित्सक को सूचना करना। अगर किसी भी प्रकार का अलग हटके, नॉर्मल से अलग हटके एबनॉर्मलिटी दिखता है तो उसको क्या करना है, शीघ्र ही पहचानना है और डॉक्टर को बताना है। क्या करना है, शीघ्र ही पहचानना है और डॉक्टर को बताना है। तो ये हो गया रोगी में असामान्यताओं की को शीघ्र पहचान कर चिकित्सक को सूचना प्रदान करना, ठीक है, चिकित्सक को सूचना प्रदान करना। तो ये हो गया आपका कि मैनेजमेंट। इसके अलावा क्या काम करना है कि यदि रोगी को श्वसन में कठिनाई हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको कृत्रिम रूप से हम श्वसन दे सकते हैं, ठीक है, माउथ टू माउथ ब्रीथ दे सकते हैं, या फिर हम मशीन के द्वारा, हॉस्पिटल में मशीन के द्वारा दिया जाता है, और घर पे अगर कर रहे हैं मैनेजमेंट तो माउथ टू माउथ दे सकते हैं अगर पेशेंट जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है उस कंडीशन में। तो ये कुछ हमारे घर पे किए जाने वाला मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो फिर से चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। आघात वाले रोगी को घर पर कैसे देखभाल करते हैं कि रोगी को उच्च फाउलर पोजीशन या कार्डिनल पोजीशन देते हैं। अगर उसके श्वास नली में कुछ सिक्रीशन आ रहा है, कोई स्राव आ रहा है, लार आ रहा है, तो उसको सिर को एक तरफ घुमा देना है। उसके बाद अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है और उसको आयरन और उच्च विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का देना है, भोजन प्रदान करना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा दिखता है हम लोग को एबनॉर्मलिटी, तो हमें तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। यदि रोगी को श्वसन में कठिनाई होगा तो उसको कृत्रिम श्वसन प्रदान करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कृत्रिम रूप से श्वसन प्रदान करेंगे। तो ये सभी चीज़ें हम करते हैं, कब करते हैं, जब पेशेंट घर पर है, पैरालिसिस वाला पर्सन अगर घर पर है तो हम इस तरह से कुछ मैनेजमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का अंग घाट या पक्षाघात या फिर इसको पैरालिसिस कहते हैं, ये हो गया कंप्लीट। इसमें हमने इंट्रोडक्शन, कई कारण देखें, ठीक है। इसके अलावा जो इसके टाइप्स हैं, 4 जो इसके टाइप्स हैं, ये हमने पढ़ा, मोनो, हेमी, पैरा और क्वाड्रिप्लेजिया। इसके बाद हमने इसके लक्षण, क्या क्या लक्षण, साइन सिम्टम दिखेगा अगर पैरालिसिस हो जाएगा, तो ये हमने देखा। फिर इसकी मैनेजमेंट हमने देखी, किस तरह से हम उसको चलने फिरने, उसकी डेली एक्टिविटी, ये सब में हेल्प करके उसको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करके उसको ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि घर पर कैसे ऐसे रोगी को देखभाल किया जा सकता है। तो पोजीशन कौन सा देना है, अगर श्वास नली में दिक्कत है तब हम क्या करेंगे, और अगर शरीर में पानी की कमी है तब क्या करना है, उच्च आयरन और विटामिन ये सब का मेडिसिन देना है, भोजन देना है। और अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होता है तुरंत डॉक्टर को बताना है। सांस लेने में कठिनाई होगी तो कृत्रिम रूप से श्वसन देना है। तो ये जो टॉपिक हुआ पैरालिसिस, अंगघात, पक्षाघात, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर है या नहीं। सभी लोग बताइए, पैरालिसिस, पक्षाघात, अंगाघात, ये जो है अंगघात, ये क्लियर हुआ या नहीं। चलिए, क्लियर है सभी को, ठीक है। और आप लोग जिनको भी डाउट होगा आप लोग फिर से पढ़िएगा इसको, थ्योरी को क्लास होने के बाद देखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम जो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है बिस्तरीय घाव। कौन सा है, बिस्तरीय घाव की रोकथाम।
जो बिस्तरीय घाव होता है, जैसे कि इंसान लंबे समय तक अगर शरीर जो है लंबे समय तक बेड पे लेटा रहता है, घूमता फिरता नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं करता है, करवट नहीं लिया, एक ही पोजीशन में है, उसके कारण जो उसके जो बोनी पार्ट्स होते हैं जो बेड से डायरेक्ट अटैच में होते हैं, उसमें जख्म बन जाता है। क्या बन जाता है? घाव बन जाता है, जख्म बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं बिस्तरीय घाव, जिसको हम बोलते हैं बिस्तरीय घाव की मतलब बिस्तरीय घाव। अब उसको हम किस तरह से रोकेंगे, किस तरह से ठीक कर सकते हैं या पहले से रोक सकते हैं? तो देखिए, ऐसी स्थिति में बिस्तरीय घाव होने के संभावित स्थानों की विशेष देखभाल करनी चाहिए। हमें पता है कि शरीर के किस अंग पे सबसे ज़्यादा वो अटैच रहता है बिस्तर से। उसका इंसान का सिर हो गया, जो कोहनी हो गया, जो नी हो गया, ठीक है, जो कुल्हा है, पीठ का कुल्हा है, पैर का सबसे नीचे का पोर्शन जो है, एंकल जॉइंट जो कहते हैं, ये सब ऐसे पोर्शंस होते हैं जो बोनी होते हैं। यहाँ पर बोन होते हैं डायरेक्ट, और वो बोन बेड से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो जो प्रेशर शरीर का लगता है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो इसके वजह से यहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कम होता है, और इसके वजह से यहाँ फिर जख्म बनने लगते हैं। तो इसीलिए ऐसी जगहों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मरीज को लंबे समय तक एक ही स्थिति में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हर 2 घंटे के बाद इंसान को करवट या पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। मरीज की स्थिति के अनुसार 2 से 4 घंटे के बाद बदलते रहना चाहिए उसकी स्थिति, ठीक है। मरीज की स्थिति को कितने देर में? 2 से 4 घंटे में बदलते रहना चाहिए। इसके अलावा मरीज को सूखा रखने के लिए हम क्या करेंगे? सूखा रखेंगे, नमी नहीं रहने देंगे। कोई भी नमी होता है बिस्तर चेंज कर देंगे, उसको पेशेंट को ड्राई रखेंगे बिल्कुल, ताकि नमी के कारण कोई इन्फेक्शन ना हो। नमी के कारण क्या हो? कोई इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट को ये जख्म ना बने। तो ये कुछ हम रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय करेंगे जिससे कि बिस्तर घाव मतलब नहीं हो। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार। बिस्तरीय घाव को रोकथाम करने के लिए जो जहाँ पर होने की संभावना है उसको अच्छी तरह देखभाल करेंगे। लंबे समय तक एक ही स्थिति में नहीं रहने देंगे, हर 2-4 घंटे पे स्थिति बदलते रहेंगे। मरीज को सूखा रखेंगे क्योंकि नमी से जख्म बनने का खतरा बहुत अधिक होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम चलते हैं बिस्तरीय घाव में नर्सिंग देखभाल। एक नर्स जो है वो अगर किसी पेशेंट को हो जाता है, किसी पेशेंट को बेड सोर हो जाता है, बिस्तरीय घाव हो जाता है, तो उसको देखभाल कैसे किया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए ये पेशेंट है, उसके शरीर में पीठ में क्या हो गया? जख्म बन गया। लगातार सोए रहने से, बहुत लंबे समय से अगर वो सोया है तो उसके कारण क्या हो गया? बेड सोर हो गया। अब इसको एक नर्स कैसे देखभाल करेगी? इसके लिए क्या करेगी? तो देखिए, इसके लिए मरीज की त्वचा का निरीक्षण सबसे पहले करेंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कितना जख्म बना है, उसका क्या स्टेज है, कितना दूर में है, वो सारी चीज़ें हम निरीक्षण करेंगे। उसके बाद बिस्तरीय घाव का आकलन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि कितना जख्म कितना गहरा है। ये सारी चीज़ें हम करने के बाद मरीज की त्वचा का सफाई करेंगे। उस दौरान हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना है, यानी कि हमारे द्वारा कोई और इन्फेक्शन उनके शरीर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ग्लव्स, हैंड वॉश करके ग्लव्स यूज़ करना है। सारा कुछ जो हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे वो काफ़ी साफ सफाई के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सख्त विसंक्रमित तकनीक, ये स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक। इससे क्या होगा? इन्फेक्शन नहीं होगा। बिस्तरीय घावों के संक्रमित होने की स्थिति मतलब और भयावह हो सकता है, इसलिए हम इस स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा घावों को नॉर्मल स्लाइन से अच्छी तरह से हम साफ करेंगे। यदि गले हुए या मृत ऊतक रहेंगे, गला हुआ टिश्यू होगा, तो उन्हें सावधानी पूर्वक हटाएंगे। धीरे धीरे जो गला हुआ रहेगा उसको हम सावधानी पूर्वक हटाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से हटाएंगे, ठीक है।
तो ये जो मैं आप लोग को बताई, ये जो है कि एक नर्स किस तरह से बेड सोर को, जो जख्म बन गया है पेशेंट के बॉडी पे, उसको ठीक करेगी। अब गले हुए या मृत ऊतक को हटाने के बाद आवश्यकता अनुसार घाव को बोरिक एसिड लोशन या हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा साफ करेंगे। ये सब हमारे पास सॉल्यूशंस होता है, केमिकल होता है, जिससे हम आसानी से बेड सोर को और किसी भी जख्म को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आ गया सभी को। चलिए फिर से देख लेते हैं क्या क्या करना है। एक नर्स क्या करती है। सबसे पहले तो त्वचा का आकलन और बिस्तरीय घाव का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा त्वचा को साफ करने के लिए हम स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करेंगे, बिल्कुल साफ सफाई से करेंगे। इसके लिए हम नॉर्मल स्लाइन जो होता है NS फ्लूइड, उसका यूज़ करेंगे जख्म को साफ करने के लिए, और जो भी गला हुआ मृत ऊतक होता है उसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद घाव को बोरिक एसिड लोशन से और हाइड्रोजन परऑक्साइड से साफ करेंगे। ठीक है, जो बोरिक एसिड होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, बोरिक एसिड या हाइड्रोजन परऑक्साइड, इससे क्या करना है, साफ करना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से उसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुछ हमारे पास ऐसे टेक्निक्स हो गए, ऐसे हमारे पास कुछ मतलब बेड सोर को ठीक करने के लिए एक मैनेजमेंट हो गया जो नर्सेस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि हम बेड सोर को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए कौन कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो देखिए बोरिक एसिड लोशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नॉर्मल स्लाइन। ठीक है, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? बताइए, किन्हीं को कोई डाउट तो नहीं है? किन्हीं को भी कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर है कि ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की समुदाय में क्या भूमिका होती है, वह घरेलू देखभाल क्या क्या होती है। ठीक है, एक ANM जो होता है, पोस्ट होता है, इस ANM में या कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वो समुदाय में क्या क्या घरेलू देखभाल कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम करते हैं, इस पॉइंट को क्लियर। इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि समुदाय में जो भी तंत्रिका रोग होगा, कोई भी बीमारी होगा तंत्रिका तंत्र का, उस रोग को गंभीरता से हम आकलन करेंगे। समुदाय में एक ANM या कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला काम होगा कि कोई भी बीमारी है उसको सही से आकलन करना। उसके बाद रोगी को श्वसन की सरलता के लिए उचित अवस्था प्रदान करेंगे, यानी कि पोजीशन की बात की गई। अब किसी पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है समुदाय के अंदर, तो ANM उसको सही अवस्था देगी, सही पोजीशन देगी। इसके अलावा रोगी को ढीले कपड़े पहनने के लिए हम सलाह देते हैं। ठीक है, ताकि उसको बहुत अच्छा आरामदायक फील हो सके। इसके बाद है दौरे के समय रोगी को सुरक्षा प्रदान करना, उसका ध्यान रखना सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, अगर दौरा पड़ता है, आप लोग जानते हो ना सभी लोग, कन्वर्जन या दौरा पड़ना, जिसमें हाथ पैर क्या होते हैं, हाथ पैर ऐंठाने लगते हैं, पैर जो होता है वो ऐंठने लगता है, हाथ पैर ऐंठने लगता है, और लगातार ऐसा होता है, जिसको हम कन्वर्जन कहते हैं या दौरा पड़ना कहते हैं। अगर समुदाय में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको दौरा पड़ रहा है, तो उसको उस टाइम में अच्छी तरह से सुरक्षित रखना, उसका ध्यान रखना, ये किसका काम होता है, एक ANM का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा रोगी में अगर फ्लूइड की कमी है, द्रव विद्युत अपघटन की संतुलन को बनाए रखना भी किसका काम है, ANM का। ठीक है, यानी कि प्रॉपर फ्लूइड देते रहना है, पानी, ये सब का एडवाइस देते रहना है। ठीक है, इसके बाद है कि रोगी के
रोगी के तंत्रिका रोग प्रभावित भागों में देखभाल करना है। जिस भाग में, जैसे हाथ या पैर या शरीर के किसी भी पार्ट में पैरालिसिस हुआ है तो उसको हम अच्छी तरह से केयर करेंगे ताकि जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचाया जा सके। इसके अलावा है रोगी को उचित औषधियों व देखभाल सेवाओं प्रदान करना, ठीक है, कि जितना ज़्यादा हो सके उसको मतलब ऐसा फैसिलिटेट करना है, सर्विस देना है जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू या कई ऐसे हॉस्पिटल्स के थ्रू हमारे समुदाय को, कम्युनिटी को दिया जा रहा है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिसिन का ज़रूरत उस पेशेंट को है, पैरालिसिस वाले पेशेंट को या जिसको तंत्रिका रोग है, तो उसको हम डेफिनेटली मेडिसिन देते हैं। इसके बाद रोगी को प्रभावित भाग में स्वास्थ्य उन्नयन हेतु सक्रिय व असक्रिय व्यायाम क्रियाएं संपन्न करवाने में सहायता करना, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज से क्या होगा, जो पैरालाइज्ड बॉडी पार्ट होगा वो एक मूवमेंट में आएगा, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज होगा, मूवमेंट होगा, उतना ही उसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि रोगी को आयरन, फॉलिक एसिड या फिर विटामिन, ये सब ही चीज़ें हमें देना चाहिए ताकि उसका जो शरीर में मांसपेशियों की कमज़ोरी हुई है उसको हम दूर कर सकें। शरीर में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन से उसके शरीर को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है, उसके शरीर को ताकत मिलेगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन इसी में पॉइंट, समुदाय में तंत्रिका रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस होना चाहिए, सभी लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम जो तंत्रिका बीमारी है उसको हम ठीक कर सकते हैं या उसको कितना जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर्स को दिखाएंगे ताकि बाद में होने वाली क्षति से रोका जा सके। तो ये कुछ हमारे समुदाय में होने वाले ऐसे काम हैं जो एएनएम या कोई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी तंत्रिका रोगों या कोई रोग है उसका हम आकलन करेंगे। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो उसके लिए हम एक सही पोजीशन देते हैं, पेशेंट को ढीले कपड़े पहनने के लिए कहते हैं और उसको दौरे जब पड़ते हैं उस टाइम उसको सुरक्षित रखना है, उसका ध्यान रखना है। रोगी में द्रव विद्युत अपघटन संतुलन रखना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है। रोगी को तंत्रिका रोग जो है उसको प्रभावित भागों में अच्छी तरह से देखभाल करना है। इसके अलावा रोगी को उचित औषधियों व देखभाल मतलब सेवाएं देनी चाहिए और उसको एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज ये सब करवाना चाहिए, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में पेशेंट जो है वो खुद से एक्सरसाइज करता है और जो ये है एक्टिव में खुद से करेगा, और जो पैसिव एक्सरसाइज होता है उसमें एक नर्स या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो पेशेंट का बॉडी पार्ट को सही से एक सही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, जिसको हम एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अलावा रोगी को हम आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन के भी आहार देते हैं और कोई भी सामुदायिक में तंत्रिका रोग से सफ़र कर रहा है तो इस बीमारी के बारे में, कई तरह के बीमारी होते हैं, इसके बारे में जागरूकता करना है, लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये सारे काम हम करते हैं जब एक समुदाय में जाते हैं, वहाँ पर अगर किसी को भी तंत्रिका से रिलेटेड रोग है उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। हमारे पास लास्ट पॉइंट है आयुष की एकीकृत स्वीकृत अभ्यास प्रक्रिया, ठीक है। देखिए आयुष के बारे में आप लोग जानते हो, आयुष, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, A4, ठीक है। तो आयुष में ए का मतलब क्या होता है, आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा। और Y4 होता है योगा, ठीक है। U4 होता है यूनानी, S4 होता है सिद्धा और H4 होता है होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी। तो
तो ये जो हो गया ये आयुष का फुल फॉर्म हो गया। और आप लोग फिर से देख लो, आयुष में A4 होगा आयुर्वेदा, Y4 होगा योगा, ठीक है, U4 होगा यूनानी, S4 होगा सिद्धा और H4 होगा होम्योपैथी। तो ये जो होता है हमारा एलोपैथी के अलावा जो हमारा मेडिसिन दिया जाता है, या जो हमारा बीमारी को जो ठीक करने का एक तरीका है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि देखिए आयुष के द्वारा भी हम किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं जो तंत्रिका रोग रहेगा उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो जो तंत्रिका रोग है उसके लिए आयुर्वेदिक जो है वो सिर दर्द के लिए गोदंती रस या वज्रस जो होता है ये दे सकते हैं, ठीक है, सिर दर्द जो हमने पढ़ा था। इसके अलावा जब पीठ दर्द हमने पढ़ा था उसमें हम पंचगूल तेल दे सकते हैं। लकवा के कंडीशन में हम नारायणा तेल, राजाशी भूषणन और ये वाता गाजा मुक्षा तेल, ये सब की मालिश करने से जो पैरालिसिस है वो ठीक हो सकता है, ठीक है, मतलब काफ़ी बेटर हो सकता है कंडीशन। तो ये हमारा हो गया आयुर्वेद के तरफ से कुछ ट्रीटमेंट के तरीके। अब हम समझेंगे होम्योपैथी कैसे ठीक करता है। जैसे हेडेक है उसमें कैलीफोस और जो मेली लोटस होता है उसको ठीक करने के लिए यूज़ होता है। पीठ दर्द के कंडीशन में ब्रायोनिया और कैलीमूर, और लकवा में औषधि कास्टिकम मेट कोनियम या अर्निका, ये सब जो एक मेडिसिन्स हैं ये सब का यूज़ करके, ये होम्योपैथी के मेडिसिन है, इसको यूज़ करके हम सिर दर्द, पीठ दर्द और लकवा को कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है योगा जो होता है Y4 योगा में जैसे सिर दर्द होता है उसके उस टाइम में हम सूर्य नमस्कार, धनुरासन और पाद हस्तासन ये कर सकते हैं। पीठ दर्द में हम भुजंगासन और कटिच क्रासन कर सकते हैं। लकवा की स्थिति में पर्वत योग, बलि योग, कशेरुक कुंडलित योग, वीरा आसन, सिद्धासन, मांडुकासन ये सब कर सकते हैं। ये सब योगा है जिसके थ्रू हम सिर दर्द, पीठ दर्द और लकवा को बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जो सिद्धा होता है इसमें योगा में, आयुर्वेद में जो आयुष में सिद्धा होता है उसमें सिर दर्द में हम अदरक व गाय का दूध का लेप या काली मिर्च का लेप लगा सकते हैं। पीठ दर्द में वर्मा और थोका नाम मसाज कर सकते हैं, और लकवा में वर्माम और योगम, कारानून नूल और जो सिजिट काई होता है इसके थ्रू हम क्या है पेशेंट को कुछ कंडीशन ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है यूनानी, ठीक है। यूनानी क्या है कि इसमें सिर दर्द में कुर्श शीफा, पीठ दर्द में रोगन सुर्ख और लकवा में आरू शाक, आका काढ़ा, रोगन सोनिक एनकारुया, खबीर औषधि ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एक जो पूरा जो आयुष है इसका एक इस आयुष के बेसिस पे हम जो तंत्रिका रोग है वो किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में ये रहा। तो ये हो गया आपका आज का ये नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका रोग, ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मेन हमने जो हेडेक, बैकएक और पैरालिसिस पढ़ा और बेडशोर पढ़ा, ये सभी नर्वस सिस्टम आपका आज कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। सभी लोग कमेंट में बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है, अच्छी तरह से समझ में आ गया। कमेंट में बताइए सभी को यहाँ तक क्लियर है।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आई होप जिनको नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट है वो आप लोग एक बार दोबारा से जब क्लास को देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है। बस एक बार और आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे है आप लोग को मोस्टली लोगों को ये क्लियर हो गया है। और जिनको भी डाउट होगा आप व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा 8789694229, 8789694229, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत फास्ट रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोग अच्छे से अपना स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए मन लगाकर, ठीक है, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और इसके लिए अगर थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, मेहनत करने से नहीं भागना चाहिए। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।